Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. And this one is the second strand. अब जो ये होगा restriction enzyme, ये अब कहाँ पे जाके कट करेगा? ये इस तरह से इसकी कटिंग करेगा, like this one, ठीक है। कट करने के बाद क्या होगा कि this will, ये ऐसे आ जाएगा G ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे अटैच है CTTA, ये ऐसे, और इस तरफ क्या होगा? इस तरफ ये होगा AATTGCG, और इस तरफ CGC, ये इस तरफ से, ये इस तरफ से। तो इसकी अटैचमेंट इस तरह है, लाइक दिस, और इधर से ये इस तरीके से अटैच है। ठीक हो गया। तो अब ये देखें आप, AATT, तो रिवर्स में भी पढ़ें AATT। अब इसमें एक और बात याद रखनी है, 3 बार 5 बार, 5 बार 3 बार। तो क्वेश्चन अगर आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, तो आपने ये स्टडी किया कि AATT, और अगर उसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें तो वैसे ही पढ़ा जाए, वैसे ही रीड हो AATT, तो आपने उसकी ये नंबरिंग भी याद रखनी है। तो ये आ गया 3 बार 5 बार, ये आ गया 3 बार 5 बार, ये आ गया 5 बार 3 बार, ये आ गया 5 बार 3 बार। तो ये वो ECOR1 का स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है जहाँ पे वो इसे कट करता है। तो इन सीक्वेंसेस को हम पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं, जो रिवर्स ऑर्डर में उसी तरीके से सिमेट्री से पढ़े जाते हैं। सो इस अभी तक जो है ना, तकरीबन राउंड अबाउट 400 सच एंजाइम्स, 400 सच एंजाइम्स जो हैं वो अभी तक आइसोलेट हुए हैं। 400 एंजाइम्स आइसोलेट हो चुके हैं, बट इसमें से 20 मोस्टली यूज होते हैं। 400 आइसोलेट हो चुके हैं, लेकिन उसमें से जो 20 हैं वो मोस्टली यूज होते हैं। और ये जो एंजाइम्स जब कट करते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो एंड प्रोड्यूस हुआ, ये वाला एंड और ये वाला एंड, इनको कहते हैं स्टिकी एंड्स। यहाँ पे आके फिर स्पेसिफिक जो बेसिस हैं वो आकर अटैच होंगी। जब हमने इसको वेक्टर के साथ अटैच करना होता है तो फिर वो इस स्टिकी एंड्स पे जाके वो अटैचमेंट होती है। तो अब आप ये देख सकते हो कि दिस वन इज़ दी ह्यूमन सेल, ये ह्यूमन सेल है। ये यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया कैसे रिकॉम्बिनेंट DNA बनता है। और ये बैक्टीरिया है, इसका दिस वन इज़ द प्लास्मिड, ठीक है, बैक्टीरियल जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, और ये ह्यूमन सेल का DNA है। और इसको यहाँ पे कट किया विद द हेल्प ऑफ ECOR1, ECOR1 एस्क्रीशिया कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 इसको कहते हैं, एस्क्रीशिया कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1। यहाँ पे ये दोनों कट हो गए। फिर DNA लाइगेज द सीलिंग एंजाइम जो इसको ज्वाइन करेंगे दोबारा, एंड दिस विल बी द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA। इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट DNA जो फॉर्म होता है। So next is the molecular carrier, that is vector. So which of the following can be used as vector? Plasmid, YAC, YAC कहते हैं इसको, yeast artificial chromosome, retroviruses। तो इसका आंसर है all। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो मोस्ट कॉमन इज दी प्लास्मिड। मोस्ट कॉमन जो वेक्टर है वो प्लास्मिड है। अब प्लास्मिड जो मोस्टली इसमें जो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होते हैं, तो जो प्लास्मिड डिस्कवर किए गए उसमें एक प्लास्मिड की अब ये टाइप डिस्कस कर रहा हूँ मैं, PSC101 एंड PBR1
आर PBr322 ये प्लास्मिड्स हैं जो डिस्कवर, सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ, उसके बाद जो है PBr322 जो है वो डिस्कवर हुआ। अब PSC101 के अंदर जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होती है, इसके अंदर रेजिस्टेंट जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन, तो ये याद रखना है आपने, इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन होती है। और PBR के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है फॉर टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक है, एंड एम्पिसिलिन। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसमें टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन होती है, इसमें टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन दोनों की रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं। ये हमने डिस्कस किया हुआ है इन आवर प्रीवियस आर्टिकल्स, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में, कि जो प्लास्मिड होते हैं ना उसके ऊपर रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन भी होती हैं। तो यहाँ पे जो दो प्लास्मिड का डिस्कशन की जा रही है, इसमें PSC101 इसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, और PBr322 इसमें टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों की रेजिस्टेंट जीन जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और इन्हीं की मदद से हम डिफरेंट जो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ हैं उनको बनाया जा सकता है। अगर आपको एम्पिसिलिन रिक्वायर हो तो आप टेट्रासाइक्लिन का मीडियम लेकर तो एम्पिसिलिन को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यानी कि इफ़ यू रिक्वायर, तो इसको गौर से समझ लें ज़रा इस बात को, कि जब आपको सपोज़ रिक्वायर्ड है एम्पिसिलिन, तो आप क्या करते हैं कि मीडियम लेते हैं एम्पिसिलिन का, यानी कि अगर आपको एम्पिसिलिन रिक्वायर्ड है, सपोज आप निकालना चाहते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप मीडियम लेंगे एम्पिसिलिन का, उसमें ये PBr322 एंटर कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टेट्रासाइक्लिन को फिर उसमें के बाद क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को टेट्रासाइक्लिन की जगह पे एंटर किया जाएगा। जब टेट्रासाइक्लिन की जगह पे एंटर किया जाएगा, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा इनएक्टिव, तो हमें एम्पिसिलिन वहाँ से हासिल हो सकता है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है इसको समझना, ओके। इफ़ यू रिक्वायर्ड एम्पिसिलिन, आप एम्पिसिलिन का मीडियम लेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप टेट्रासाइक्लिन के अंदर एंटर कर देंगे, तो टेट्रासाइक्लिन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा और हमारे पास जो है ना एम्पिसिलिन आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम वाइस वर्सा कर सकते हैं और दोनों को इस तरीके से हासिल किया जा सकता है। अब इसके बाद जो हमने लास्ट जो डायग्राम थी जिसमें हमें मिल गया था दैट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेंट DNA, तो अब इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ द एक्सप्रेशन सिस्टम। ये जो फोर्थ पॉइंट है ये एक्सप्रेशन सिस्टम है, जहाँ पे जाके उसने एक्सप्रेस करना है। अब जो हमने अभी लास्ट डायग्राम जो डिस्कस की थी उसके नतीजे में ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA जो बन गया था, दिस वन इज़ द रिकॉम्बिनेंट DNA जिसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA है, अब दैट DNA देन एंटर इनटू दैट स्पेसिफिक एक्सप्रेशन सिस्टम जिसे कहते हैं हम बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया है अब जो एक्सप्रेशन सिस्टम है जिसके अंदर इसको एंटर किया जाएगा ताकि जो जीन है उसकी ग्रोथ हो सके। तो अब इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल की जो मेम्ब्रेन है ना, इस पे पुट किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को क्या करेगा, ये बनाएगा मोर परमिएबल, ताकि ये जो प्लास्मिड है ये इसके अंदर आसानी से एंटर हो सके। जब प्लास्मिड इसके अंदर एंटर हो जाएगा लाइक दिस वन, ये प्लास्मिड इसके अंदर एंटर हो गया। अब ये जो प्लास्मिड है इससे फिर आगे जो है वो जीन्स भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। अगर सपोज़ हमें
जीन रिक्वायर्ड हो तो हम इससे क्लोनिंग जीन हासिल कर सकते हैं, जीन की कॉपीज हासिल कर सकते हैं। और अगर हमें प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होगी तो हम इससे प्रोडक्ट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज कि ये इंसुलिन है, सपोज हमने ये जो जीन है, सपोज ये कहते हैं हम कि ये इंसुलिन की जीन है। ठीक है, तो इंसुलिन की जीन के साथ हमने इसको एंटर कर दिया। अब इसके बाद ये जो बैक्टीरिया है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। अब क्या होगा कि इससे हमें इंसुलिन की क्लोन्ड जीन्स भी मिल सकती हैं और क्लोन्ड इंसुलिन भी मिल सकती है, यानी कि प्रोटीन प्रोडक्ट भी मिल सकती है और स्पेसिफिक जीन्स भी मिल सकती हैं। अब ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने यहाँ पे प्लॉट किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर कट बाय ECOR1? हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बोथ A and B, या पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ECOR1 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दोनों की फॉर्मेशन करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड दोनों को कट करेगा, सॉरी। Which of the following bonds are formed by DNA ligase? Phosphodiester, hydrogen bond, peptide bond and ionic bond. So phosphodiester bond. जब इसने attachment करनी है with the plasmid, so that is the phosphodiester bond. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी जो एंजाइम्स होते हैं कौन सी बॉन्ड तोड़ते हैं, कौन सी बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को याद रखना। अब बिसाइड्स वायरसेस लैम्ब्डा फेजिस को भी यूज़ किया जाता है एज ए वेक्टर। तो ये जो लैम्ब्डा फेजिस होती हैं जो बेसिकली क्या होती हैं, वायरसेस होती हैं, तो इनको यूज़ किया जाता है एज ए वेक्टर। इनको भी एज ए वेक्टर यूज़ किया जा सकता है। और इनको यूज़ किया जाएगा किस तरीके से? लैम्ब्डा फेज के अंदर वायरसेस जो उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, उस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू कट करके उसके साथ अटैच की जाती है डिजायर्ड जीन। उसके बाद इस लैम्ब्डा फेज को फिर अलाउ किया जाएगा कि वो बैक्टीरिया के अंदर अटैक करे। तो बैक्टीरिया पे जब वो अटैक करेगा तो बैक्टीरिया के अंदर वो डीएनए फिर एंटर हो जाएगा, जो लाइटिक साइकिल और जो लाइसोजेनिक साइकिल हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरीके से जो डीएनए होगा इस लैम्ब्डा फेज का, जिसके अंदर डिजायर्ड जीन है, वो एंटर हो जाएगा बैक्टीरिया के अंदर और वहाँ पे फिर वो अपनी मल्टीप्लिकेशन कर देगा। वो आगे यही प्रोसेस चलना है। तो ऐसे बैक्टीरियाज जिनके अंदर प्लास्मिड प्रेजेंट नहीं होता और हम उसी बैक्टीरिया के थ्रू क्लोनिंग करना चाहते हैं, स्पेसिफिक कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया के थ्रू ही बनाई जाती हैं। तो उस बैक्टीरिया के अंदर अगर प्लास्मिड मौजूद नहीं है तो फिर लैम्ब्डा फेज का यूज़ किया जाता है। लैम्ब्डा फेज के डीएनए के साथ डिज़ायर्ड जीन को अटैच करके फिर इसको अलाउ किया जाता है बैक्टीरिया पे अटैक करे। वहाँ पे लाइटिक साइकिल होगा फिर या लाइसोजेनिक साइकिल होगा, मोस्टली हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल होगा और वो फिर इसके अंदर एंटर होके तो उसके बाद वहाँ पे क्लोनिंग जो है वो उसकी स्टार्ट हो जाएगी और इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिल सकती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टू गेट द लेसर नंबर ऑफ जीन कॉपीज, हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, थर्मोसाइक्लर जो कि एक मशीन होती है और जिसके अंदर ये सारा रिएक्शन परफॉर्म होता है। टैग पॉलीमरेज, दैट इज़ बेसिकली द DNA पॉलीमरेज, और ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ पॉलीमरेज है जो कि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है और ये 120 डिग्री आर्क्यू बैक्टीरिया है और ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव कर सकता है। टारगेट DNA और प्राइमर्स। अब सबसे पहला स्टेप है, डायग्राम में आपने ऑब्जर्व करते जाना है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में
जो टेम्परेचर होता है, यानी कि इसमें अब डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हुए 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और टाइम होता है 1 मिनट। तो इससे डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। अब डीनेचुरेशन से कौन सी बॉन्ड ब्रेक होगी, ये बात भी याद रखनी है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। फिर आ गया अनीलिंग। अनीलिंग क्या है? अनीलिंग में क्या होगा, कूल किया जाएगा इसको 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टाइम होगा 2 मिनट्स, और इसमें करना क्या है, इसमें ऐड करने हैं प्राइमर्स, प्राइमर्स ऐड करने। अब ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्राइमर्स। ये जो प्राइमर है पीसीआर में, इसकी नेचर क्या है, क्या है ये आरएनए है, ये डीएनए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रोटीन है, ये फैटी एसिड्स हैं, ये क्या है? ठीक है, तो ये जो प्राइमर्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दिस प्राइमर एंड द प्राइमर्स ऑफ द रेप्लिकेशन। तो ये जो प्राइमर है ये याद रखना है, याद रखना है, ये डीएनए प्राइमर है और इसमें जो बेसिस होती हैं वो 20 बेसिस होती हैं, ये बात याद रखनी है। ठीक है, आरएनए प्राइमर इज़ नॉट अवेलेबल आउटसाइड द बॉडी, सो डीएनए प्राइमर जो हैं ये हमें आर्टिफिशियली मिल जाते हैं। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। इसमें टेम्परेचर होगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम होगा 1.5 मिनट, जिसमें आकर ये स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया एंजाइम है टैग पॉलीमरेज, ये टैग पॉलीमरेज जो है ये ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस इज़ हाउ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक प्लेस। और इसके बाद जो है हमें डीएनए की बहुत सारी जो कॉपीज़ हैं वो प्रोवाइड हो जाती हैं, वो मिल जाती हैं। तो अब इसकी देखिएगा आप प्रॉपर्टीज़, क्रिएट मिलियन ऑफ कॉपीज़ ऑफ ए सिंगल जीन और एनी स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए, इसे हम बना सकते हैं। डज नॉट रिप्लेस जीन क्लोनिंग को, ये रिप्लेस नहीं कर रहा क्योंकि इसमें हम स्मॉल लेसर नंबर ऑफ जीन की, बस जो हमें डीएनए प्रोवाइड होता है उसकी कॉपी बना दी जाती है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जीन जब रिक्वायर्ड होती है तो अब हम पीसीआर करते हैं, और थर्मोसाइक्लर में होता है, और ये हमने डिस्कस कर लिया कि टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है थर्मस एक्वेटिकस से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये थर्मोस्टेबल होता है, यानी कि ये सर्वाइव कर सकता है हाई टेम्परेचर पे। सो इस का आंसर मैंने ये बताया था, डीएनए है। ठीक है, तो नाउ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मेथड है उसको हमने डिस्कस करना है, गौर से समझना है, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें कुछ बहुत सारी बातें हैं जो आपकी बुक में एज सच नहीं दी गई, लेकिन हमने उसको डिस्कस करना है। तो डीएनए जो फिंगर प्रिंटिंग है उसका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइसोलेट डीएनए। इसमें क्या करना है कि जो डीएनए है ना उसके फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट कर लेना है। आइसोलेट कैसे करना है? बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस जो एंजाइम है उसको यूज़ करते हुए डीएनए के डिफरेंट जो फ्रेगमेंट्स हैं वो हासिल कर लेने हैं। जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स हासिल हो जाएंगे तो उसको एक टेस्ट ट्यूब में, ये मैं ब्लैक से शो कर रहा हूँ डीएनए के फ्रेगमेंट्स, ये लाइक दिस, ये डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं। और फिर क्या करना है कि इसके अंदर ऐड कर देना है, इस टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देना है चिल्ड इथानॉल। चिल्ड इथानॉल ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जितने भी डीएनए के सैंपल्स हैं ये एक जगह पे आकर इकट्ठे हो जाएंगे, ये ऐसे, ये एक जगह पे आकर ये डीएनए के सैंपल्स इकट्ठे हो गए।
जब ये एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाएंगे तो इसको यहाँ से कलेक्ट करना बहुत आसान है, उसको कहते हैं हम स्पूलिंग। स्पूलिंग यानी कि उसको कलेक्ट कर लीजिएगा, ऐसे करके ये स्पूलिंग होती है। तो एक अपरेटस होता है, उससे ये डीएनए के जितने भी सैंपल हमको ऐसे किया जाएगा, मूव करवाया जाएगा उस अपरेटस को इस टेस्ट ट्यूब से इस तरीके से, तो ये डीएनए के सैंपल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, इसको कहते हैं स्पूलिंग। थर्ड स्टेप इज़, जब स्पूलिंग हो जाएगी तो थर्ड स्टेप इज़ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो डीएनए या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वो पीएच होती है, द पीएच वेयर चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं या चार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लूज कर देते हैं देयर चार्ज। चार्ज पार्टिकल विल लूज देयर चार्ज। तो इसमें क्या करते हैं कि ये ऐसे एक अपरेटस जिसको प्रोवाइड कर दिया जाता है इलेक्ट्रोड, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, और इसको स्केल प्रोवाइड कर दिया जाता है, पीएस स्केल। ये इसको पीएस स्केल प्रोवाइड कर दिया 1, 7, 14। जब पीएस स्केल प्रोवाइड किया और उसके बाद इसमें जो हमने कलेक्ट किए थे डीएनए के सैंपल्स वो अब इसके अंदर पुट कर दिए जाएंगे। अब क्योंकि डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव साइड पे ये डीएनए के डिफरेंट जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पे पुट कर दिए जाएंगे। अब ये नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, डीएनए के सैंपल पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। ड्यूरिंग देयर मूवमेंट कोई डीएनए का सैंपल 4 pH पे चार्ज लूज कर देगा, कोई 5 pH पे चार्ज लूज कर देगा, कोई 7 पे चार्ज लूज कर देगा, कोई 8 पे चार्ज लूज कर देगा, कोई 9 पे चार्ज लूज कर देगा, कोई 10 पे चार्ज लूज कर देगा। इस तरीके से जो डीएनए के सैंपल्स हैं वो चार्ज फ्री हो जाएंगे। चार्ज फ्री करना इसलिए ज़रूरी है ताकि चार्जेस की बेस पे डीएनए की जो मूवमेंट होनी है, अब आगे जो स्टेप आएगा एगरोस जेल, उस मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, डीएनए जो है वो सेपरेट हों सिर्फ और सिर्फ वेट और डेंसिटी की बेस पे। तो चार्ज की बेस पे वो सेपरेट ना हो, तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है नेगेटिव वो रिमूव हो जाता है, इसको कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। फिर सुन लो क्या होता है कि इस डीएनए के जो सैंपल्स हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ड्यूरिंग देयर मूवमेंट दे विल लूज द चार्ज आइदर एट 4, आइदर एट 5, आइदर एट 9, आइदर एट 10। किसी भी पीएच पे डीएनए के सैंपल अपना चार्ज लूज कर देंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा नंबर 4 स्टेप। अब चार्ज लूज हो गया, अब यहाँ पे आएगा नंबर 4 स्टेप जिसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो ऊपर मेंशन है, अब वो स्टेप यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, गौर से समझना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं कि ये एग्रोस जेल है, दिस इज द एग्रोस जेल। एग्रोस जेल पे ये वाले जो डीएनए का सैंपल है, ये डीएनए का सैंपल जो है ये इसके ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। तो ये डिफरेंट जो डीएनए डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंट हैं वो इस तरीके से इसके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से फिर एंटर किया जाएगा। ये जो मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ डेट इज़ दी बफर सोल्यूशन। यहाँ से फिर बफर सोल्यूशन को ऐड किया जाएगा। जब बफर सोल्यूशन ऐड करेंगे तो डीएनए के सैंपल्स जो हैं वो इस एग्रोस जेल पे फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिस विल बी द फ्लो। सो एज वी नो कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो आगे ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, जो हैवी वेट डीएनए के सैंपल्स होंगे वो आगे ट्रैवल करेंगे, वो नीचे तक आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये सेपरेशन जो है वो हो जाएगी लाइक दिस, और ये ऐसे, ठीक है। तो डीएनए के डिफरेंट सैंपल्स जो हैं वो इस एग्रोस जेल पे मूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड डेंसिटी, on the basis of weight
एंड डेंसिटी। तो ये बात भी याद रखनी, इसकी बेस पे ये सेपरेशन हो रही है। अब यहाँ से डीएनए के सैंपल्स को निकालना है। निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये जो डीएनए के यहाँ पे जो एगरोस जेल होती है ये वाइटिश इन कलर होती है, डीएनए के सैंपल्स के अंदर सबमर्ज कर जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है कि यहाँ पे अब यूज़ किया जाएगा प्रोब। प्रोब अब क्या है, प्रोब है डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड है और ये रेडियो एक्टिव भी होता है और ये फ्लोरिसेंट भी होता है, चमकदार भी होता है। ठीक है, अब सपोज मैं कहता हूँ ये प्रोब है, इस प्रोब के ऊपर ये जो बेसिस हैं वो प्रेजेंट है, ए सी जी टी। अब ये प्रोब जाकर सपोज इस स्ट्रैंड के साथ जाकर ये हाइब्रिडाइज कर गया, तो इसका मतलब इस स्ट्रैंड की क्या बेसिस होंगी, तो इस स्ट्रैंड की बेसिस होंगी टी जी सी ए, ये इस स्ट्रैंड की बेसिस होंगी। तो अब ये जब इसको पुट करेंगे प्रोब को तो फ्लोरिसेंट हो जाएगा ये, और इसको यहाँ से फिर कलेक्ट कर लिया जाएगा। इस तरह करके प्रोब को ऐड करके डीएनए के डिफरेंट सैंपल जो हैं वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो उसके बाद फिर 5 स्टेप आता है जिसको कहते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। तो ये क्या है, इसको अब समझना है गौर से। क्या किया जाता है, दिस इज ए अपरेटस, ये एक अपरेटस है। इस अपरेटस में ये रख दिया गया ग्लास ब्लॉक, इसको कहते हैं ग्लास ब्लॉक। उसके बाद इसके अंदर ऐड किया गया बफर सॉल्यूशन, ये ऐसे, दिस इज बफर सॉल्यूशन। फिर उसके बाद इसमें ये इस तरीके से अटैच कर दिया गया, ये है, इसको कहते हैं फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर रख दिया। फिल्टर पेपर के ऊपर ये वाला जो डीएनए यहाँ से हमने कलेक्ट किया था, तो फिल्टर पेपर के ऊपर वो डीएनए जो है वो रख दिया गया। ये फिल्टर पेपर के ऊपर ये एग्रोस जेल प्लेट जो है वो रख दी गई, इसको कहते हैं एग्रोस जेल। ठीक है, जिसके अंदर अब ये डीएनए के डिफरेंट जो सैंपल्स हैं वो मौजूद हैं, ओके, जो यहाँ से हमने कलेक्ट किया। अब इसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर पुट की जाएगी एक और जेल, एक और मटेरियल जिसको कहते हैं नाइट्रो सेलुलोज। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। नाइट्रो सेलुलोज के ऊपर अगेन ये फिल्टर पेपर जो है वो रखे जाएंगे, दीज आर अगेन फिल्टर पेपर, और उस फिल्टर पेपर के ऊपर रखा जाएगा वेट। ठीक है, तो दीज आर दी फिल्टर पेपर, इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ, ये फिल्टर पेपर है अगेन, और इसके ऊपर रख दिया जाता है फिर वेट, ये है वेट, दिस इज ए वेट, ओके। अब क्या होता है, अब गौर से समझना है इसको, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। बफर सॉल्यूशन इस फिल्टर पेपर के थ्रू यहां तक आ जाएगा। अब जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो बफर सॉल्यूशन के लिए एफिनिटी रखते हैं, तो बफर सॉल्यूशन डीएनए के सैंपल्स को अपने साथ लेकर अपर साइड पे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। बफर सॉल्यूशन डीएनए के फ्रेगमेंट से एफिनिटी रखते हैं, तो बफर सॉल्यूशन अपने साथ डीएनए के फ्रेगमेंट्स को मूव करवाएगा, ये आ जाएंगे नाइट्रोसेलुलोज में।
अब नाइट्रोसेलुलोज जो है वो ज़्यादा एफिनिटी रखता है डीएनए के लिए, नाइट्रोसेलुलोज ज़्यादा एफिनिटी रखता है डीएनए के लिए, तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स यहीं पे रह जाएंगे और जो बफर सोल्यूशन है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा इनटू द फिल्टर पेपर। और नाइट्रोसेलुलोज में जब फिर ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे तो ये फिर साल हर साल स्टोर किया जा सकता है और इसको इस तरीके से जीनोमिक लाइब्रेरी में रख लेते हैं और फिर जब इसकी नीड होती है तो वहाँ से इसको प्रोब की मदद से निकाल लिया जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस को सुने दोबारा से। सबसे पहले क्या किया जाता है कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट किया जाता है, आइसोलेट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के थ्रू, फिर उसके बाद इसको टेस्ट ट्यूब में एंटर किया और उसके अंदर चिल्ड इथानॉल डालकर उसको एक जगह पे कलेक्ट कर लिया डीएनए के सैंपल्स को, जिससे क्या हुआ फिर उसको पूलिंग करके उसे कलेक्ट कर लिया। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्या किया, ऐसी पीएच प्रोवाइड की गई जिसमें डीएनए के सैंपल्स हैं वो अपना चार्ज लूज़ कर देंगे डिफरेंट पीएच पे। फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया गया, एग्रोस जेल के ऊपर लोड कर दिए डीएनए के सैंपल्स, बफर सोल्यूशन की वजह से वो मूव करेंगे एग्रोस जेल पे और वेट और डेंसिटी की बेस पे सेपरेट हो जाएंगे। फिर प्रॉब ऐड करेंगे जिससे फ्लोरेसेंस हो जाएगा वो हाइब्रिड स्टैंड जो हमें रिक्वायर्ड है। फिर उसको वहाँ से करके हम साउदर्न ब्लॉटिंग में एंटर करेंगे। साउदर्न ब्लॉटिंग क्या होगा कि यहाँ से फिल्टर पेपर से बफर सोल्यूशन डीएनए के नाइट्रोसेलुलोज में डीएनए के सैंपल जब पहुँचेंगे तो नाइट्रोसेलुलोज जो है उसकी हाई एफिनिटी है, वहाँ पे डीएनए के सैंपल स्टक कर जाएंगे और जो बफर सोल्यूशन है वो फिल्टर पेपर में एंटर हो जाएगा। और इस तरीके से ये जो जीनोमिक लाइब्रेरी है उसमें नाइट्रोसेलुलोज जो है उसको प्लेस किया जाता है, फिर साल साल वहाँ पे स्टोर रहता है और फिर जब इसकी ज़रूरत होती है तो फिर इसे आसानी से कलेक्ट कर लिया जाता है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैविंग फॉरेन डीएनए। तो डायग्राम में हमें ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पे बायोरिएक्टर्स। जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बायोरिएक्टर्स में। ये लार्ज अपरेटस होते हैं जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। फिर इसकी एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले इन प्रमोटिंग हेल्थ ऑफ प्लांट्स में आता है कि फ्रॉस्ट प्लस को फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया में ये कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि रेन वाटर को फ्रॉस्ट में यानी कि बर्फ़ में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट है उसको प्रॉपरली फूड और सनलाइट जो है वो नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाए जाते हैं ताकि वो फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया को फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाए, जिससे वो आइस प्रोडक्शन ना कर सके। फिर कॉर्न प्लांट्स में एंटी इंसेक्ट टॉक्सिन्स जो हैं वो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल डीएनए के अंदर ट्रांसमिट कर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि वो वहाँ पे एंटी इंसेक्ट टॉक्सिन्स जो हैं यानी कि जो टॉक्सिन्स जो इंसेक्ट्स के लिए जहरीली हम साबित हो सकती हैं तो उसको वहाँ पे इस तरीके से यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बीच क्लीनिंग, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में ऐसे डीएनए को एंटर किया जाता है, ऐसी जीन एंटर की जाती हैं जो ऑयल के जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको डिग्रेड कर सके, ख़त्म कर सके। तो बीच क्लीनिंग में भी उसका एक बहुत अहम रोल है। इंडस्ट्रियल यूज़ में आए तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है वो बायोफिल्टर्स के तौर पे यूज़ होते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो एयर के थ्रू इंडस्ट्री के अंदर एंटर ना हो सकें और वो आसानी से फ़िल्टर हो सकें। फिर उसके बाद कुछ ऐसे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाए जाते हैं जिनके अंदर सुसाइडल जीन्स एंटर की जाती हैं कि वो अपनी वर्किंग करने के बाद खुद ब खुद मर जाएंगे, तो डैट इज सुसाइड जीन्स को कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल सिंथेसिस की बात करें तो एंजाइम प्रोडक्शन के लिए ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। फिनाइल एलानिन जो कि एक आस्पार्टेम है जिसको नुत्रा स्वीट भी कहते हैं, जो एक स्वीटनर के तौर पे यूज़ होता है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम, गोल्ड एंड कॉपर को सॉइल से निकालने में मददगार साबित होता है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। और माइनिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं इसमें, बायो लीचिंग कैपेबिलिटीज़ हैं जिसके थ्रू माइनिंग करके बहुत इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ट्रांसजेनिक प्लांट्स
हैविंग फॉरेन डीएनए, उसको कहते हैं हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जिनके अंदर फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब जब फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि प्लांट सेल की जब सेल वॉल रिमूव होगी तो प्रोटोप्लास्ट जो होगा इसके थ्रू डीएनए के सैंपल्स को, डीएनए को इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर फिर एंटर किया जाता है। तो प्रोटोप्लास्ट हैविंग प्लांट इज नेसेसरी, यानी कि सेल वॉल जिसकी रिमूव होगी नेसेसरी है फॉर एंटरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है इसके थ्रू फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर की जाएगी। अब वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू प्रोटोप्लास्ट के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर की जाएगी, उसमें बाय इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू एंटर कर सकते हैं, बाय पार्टिकल गन मेथड के थ्रू एंटर कर सकते हैं। इसमें स्मॉल माइक्रोस्कोपिक जो है ना बॉल्स बनाई जाती हैं पार्टिकल गन मेथड में, उसको जीन की कोटिंग कर देते हैं और वो फिर गन से फायर करते हैं इनटू द प्लांट। तो फिर उससे क्या होता है कि वो जो स्पेसिफिक जीन होती है वो प्लांट सेल के अंदर एंटर हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद फिर डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं हम, कि फिर क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, जो इसकी अब आ जाएगी एप्लीकेशन में बात, कि ऐसे प्लांट्स जो हैं वो फिर बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन देखते हैं पहले। तो रेजिस्टेंट प्लांट्स की प्रोडक्शन, रेजिस्टेंट प्लांट्स, अब वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसे प्लांट्स जो प्रोटीन, ऑयल एंड स्टार्च की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, ताकि पर कैपिटा जो प्रोडक्शन है ना वो सफिशेंट हो सके, हर एक इंडिविजुअल को जो है ना वो मैक्सिमम जो फूड है जो उसके लिए नेसेसरी है वो मिल सके। तो बहुत सारी इसमें क्रॉप्स इसके थ्रू वीट, राइस और जो कॉटन है वो बनाई जा रही हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली इनको बनाया जा रहा है ट्रांसजेनिक के मैकेनिज़्म के थ्रू। उसके अलावा C4 जो प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्शन की जा रही है। C4 प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। या तो क्या किया जाता है कि बूस्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो, फिक्स हो, और या फिर इंक्रीज़ की जाती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेंगे? रुबिस्को की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन करवाए। ठीक है, इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को जो है ना ख़त्म करने की जो सलाहियत है वो मौजूद होती है, तो उनके अंदर वो स्पेसिफिक जीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा ह्यूमन जो है से रिलेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ह्यूमन के क्लॉटिंग फैक्टर्स, ह्यूमन की एंटीबॉडीज़, ठीक है, वो प्लांट्स को यूज़ करके बनाई जा रही हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है, कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं। ठीक है, बट इट इज़ वेरी मच चीप, जो कि प्लांट्स के थ्रू बनाए जाते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं। तो ये ह्यूमन की प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स को किस तरीके से बनाया जाता है? सबसे पहला स्टेप जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, डेट इज़ माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन है कि इंसर्ट किया जाता है जीन्स को इनटू द एग्स बाय हैंड्स। दूसरा है वॉर्टेक्स मिक्सिंग। एग्स को एक एगिटेटर में डाला जाता है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और उसी के अंदर सिलिकॉन कार्बाइड की नीडल्स होती हैं। नीडल्स जो हैं वो इस डीएनए के अंदर होल्स क्रिएट कर देंगे, जिससे जो
सॉरी नीडल्स जो है वो क्या करेंगी, उस एग के अंदर होल क्रिएट कर देंगे, जिससे डीएनए जो है उस सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। फिर उसकी जो है ना यहाँ पे आती हैं एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस देखिएगा, प्रोड्यूसिंग वैल्यूएबल एनिमल्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है जो कि बेटर मिल्क प्रोडक्शन दे सकते हैं हमें। जीन फार्मिंग, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में इसका बहुत रोल है। यूज़ ऑफ मिल्क टू प्रिपेयर थेरापेटिक प्रोटीन्स, मिल्क का यूज़ करके हम ऐसी प्रोटीन्स हासिल कर सकते हैं जिससे डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। एंटी थ्रोम्बिन 3 टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन की जाएगी इन यूरिन। यूरिन में इसलिए प्रेफर किया जाता है देन मिल्क, क्योंकि ऑल एनिमल्स यूरिनेट करते हैं और यूरिनेशन जो है वो बर्ड से स्टार्ट होती है और यूरिन से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है क्योंकि मिल्क में और भी प्रोटीन्स होती हैं। अब इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि जो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं इनकी क्लोनिंग कैसे की जाती है। तो इसमें आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ कि शीप की सबसे पहले क्लोनिंग की गई और वो जो शीप प्रोड्यूस हुई उसका नाम था डॉली। फिर उसके बाद माइस की क्लोनिंग की जाती है। माइस की क्लोनिंग इसलिए की जाती है क्योंकि उसको लेबॉर्ट्री में फिर यूज़ किया जाता है। तो माइस की क्लोनिंग के लिए माइस के साथ कॉम्बुलस सेल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। कॉम्बुलस सेल्स वो सेल्स हैं जो एग के साथ ओव्यूलेशन के बाद अटैच रहते हैं। इन कॉम्बुलस सेल्स को, यानी कि जो कॉम्बुलस सेल्स होते हैं ये डिप्लॉयड हैं। तो फ्रॉम दीज सेल्स टू एन न्यूक्लियाई को ले लिया जाता है। डिप्लॉयड जो सेल है उसको ले लिया जाता है और उससे फिर क्लोन्ड माइस जो है उसकी प्रोडक्शन कर ली जाती है। तो इस तरीके से क्लोनिंग की जाती है ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। Thank you very much and Allah Hafiz.